Hello, my lovely students out there. This is ARK representing an ARK9. Dear CS professional students, याद रखिएगा ये सेशन ना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि FCRA एक अपने आप में ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ना एक फटाफट से हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है और उसे याद होगा। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है फटाफट से टच कर लेते हैं, जो हमारे इस आज के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, रेगुलेटरी एक्शन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोड़ के मत जाना। स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं आते हैं भाई आरसीडी में, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं आते हैं कि हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आइए तो समझते हैं फटाफट से। FCRA मतलब F स्टैंड्स फॉर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब ध्यान सुनना, एक्चुअली ना इन ईयर 1976 इमरजेंसी का एक दौर आ गया था। इमरजेंसी का दौर का मतलब यहां पे ये था, ध्यान सुनना फटाफट से ताकि आगे टॉपिक समझना इजी होगा। सो इमरजेंसी का दौर ये आया, समझो कि भाई जो कुछ फॉरेन पावर्स थी, क्या कह रहा हूं, फॉरेन पावर्स, वो इंडियन अफेयर्स को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस और डिस्टर्ब करने लग गई। कैसे? इंडियन कंट्रीज के अंदर फॉरेन सोर्सेस प्रोवाइड करके। सर फॉरेन सोर्सेस प्रोवाइड करके मतलब भैया ऐसा है, समझो किसी कंट्री का सॉवरेन या उसका डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करना है, तो वहां क्या करेगी, कोई दूसरी कंट्री उसको फंड प्रोवाइड करेगी, मतलब फॉरेन सोर्सेस प्रोवाइड करेगी। फॉरेन सोर्सेस क्या होता है अभी बताता हूं, ठीक है। लाइक कुछ आर्टिकल्स देना, सिक्योरिटीज देना या करेंसी देना, इस तरह की चीजें देना, और उस कंट्री की डेमोक्रेटिक या हम बोलेंगे तरीके से ऑफकोर्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या हम बात करेंगे उसकी सॉवरेनिटी को डिस्टर्ब कर देना। ऐसा इंडिया में 1976 के दौर में चल रहा था। सो ऐसी इमरजेंसी को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट, जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इंट्रोड्यूस, मतलब एक बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, और ये कह दिया गया कि कोई भी अगर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी फॉरेन सोर्सेज रिसीव कर रही हैं और यूटिलाइज कर रही हैं, अब उनको प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जाएगा। और रेगुलेट करने के लिए हमने क्या देखा, रेगुलेशन मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 हम पढ़ते हैं। ये अमेंडमेंट बाद में हुआ, लेकिन अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो 1976 में हो चुका था ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ध्यान सुनना, कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर होगा ना तो आगे दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनो सर, ये बात भी हमको समझ में आया। और फिर इस एक्ट के आने के बाद से ये भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि भैया फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता क्या है। जैसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता क्या है, ध्यान सुनते जाओ फटाफट से। किसी भी तरह का डोनेशन, ठीक है, या हम बात करेंगे डिलीवरी, डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफर किस चीज की, कोई आर्टिकल है तो, कोई सिक्योरिटी है तो, या किसी तरह की करेंसी, चाहे वो फॉरेन हो सकती है या इंडियन करेंसी हो सकती है। याद रखिएगा, मैं राइटिंग ऐसे ही रखता हूं ताकि आप लोग सिर्फ टॉपिक पे सुनने पे ध्यान दें, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी भी तरह का डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर कहां से आ रहा होगा सर, वो किसी फॉरेन सोर्सेस से आ रहा होगा। फॉरेन सोर्सेस से कैसा कोई भी हो सकता है, वो आर्टिकल्स हो सकते हैं, या कोई करेंसी हो सकती है, इंडियन या ऑफकोर्स फॉरेन करेंसी हो सकती है, सिक्योरिटी हो सकती है। कह रहे फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप एक्सेप्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि कुछ लोग जो है वो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड हैं। ध्यान सुनना, ये बेसिक लेवल में आएगा तो रेगुलेटरी एक्शन समझ में आएगा, ठीक है। सो कहता है कि प्रोहिबिट भी है, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कुछ कैटेगरी जो एक्सेप्ट कर सकती है, जैसे इंडिविजुअल्स हैं, एसोसिएशंस हैं, एनजीओज हैं, ये कर सकती हैं एक्सेप्ट, ठीक है। लेकिन इधर साथ के साथ इसने ये भी कहा कुछ कैटेगरी जो प्रोहिबिटेड है, मतलब सेक्शन 3 ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि ये लोग तो एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है भाई, इन लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना है। कैसे, कौन कौन लोग हो सकते हैं, इसे याद करो फटाफट से। अब केस लॉ आएगा तो ये तो पूछ के आएगा नहीं, तुमको इसलिए पता होना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं पूरी कहानी। सुनना, तो सेक्शन 3 में कौन कौन लोग होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, एब्सोल्युटली नॉट, पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती है। पॉलिटिकल पार्टी करेगी तो पता लगा फिर तो मजा आ गए।
बाहर से पैसा लो, इधर प्रमोशन करो, कैंपेन करो, है ना, और अपने नाम कर लो इलेक्शन। सो पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है वो नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कर सकता है, न्यूज़पेपर या मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज हैं वो नहीं कर सकती हैं, जर्नलिस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अभी बताए ना, याद रखना, लिस्ट याद रखना, ठीक है। जजेस हैं, जजेस एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये कैंडिडेट फॉर इलेक्शन है, जैसे राहुल गांधी खड़े हो रहे हैं मान लीजिएगा इलेक्शन में, और मैं राहुल गांधी को यहाँ पे मतलब डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, ही इज ऑल्सो यू नो कैंडिडेट है। सो अगर वो खड़े हो रहे हैं और वो एक इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं तो भैया वो भी नहीं ले सकते हैं। सो ये कैटेगरी वो रखी गई जो प्रोहिबिट है। अब देखो समझो, जब ये बेसिक बात पकड़ में आएगा तो इसका मतलब यहां पर ये है कि जो यहां पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बता रहा है आपको कि भैया ये उसके रेगुलेशन है और फॉरेन कंट्रीब्यूशन को कैसे रेगुलेट किया जाए। मतलब कि सर क्या हम ले ही नहीं, सुनो, लेने को एक तो होता है वर्ड की प्रोहिबिट कर दिया गया। प्रोहिबिट सेक्शन 3 में हमने कैटेगरी पढ़ ली, मतलब कुछ लोग जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कौन कौन, वापस बोल लो फटाफट से। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, जजेस, मीडिया या बात करेंगे इन व्हाट ब्रॉडकास्ट कंपनीज हैं, जर्नलिस्ट हैं या न्यूज़पेपर कंपनीज हैं, ठीक है, ये या मेंबर फॉर इलेक्शन, कैंडिडेट फॉर इलेक्शंस हैं, ये लोग एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड हैं, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना कोई आर्टिकल्स, ना करेंसी, ना ही सिक्योरिटी, ठीक है सर। लेकिन कोई इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, अगर ये एक्सेप्ट कर रही हैं, सुनना, अगर ये एक्सेप्ट कर रही हैं तो इन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। क्या हो रहा है सर, ये भी हमने बात समझ लिया, ऑलराइट सर। अच्छा आगे का बात और सुनो ध्यान से, जब हम ये बात कर रहे हैं कि सर ये FCRA, तो FCRA यहां पर कहना ये चाह रहा है आपसे कि आपके खिलाफ, मतलब इन लोगों के खिलाफ रेगुलेटरी एक्शन कब लिया जाएगा, जब कहीं पर भी मान लीजिएगा ऐसे कि एनजीओ है और अभी 2020, हाँ जी हाँ, ईयर 2020 में स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाए गए एनजीओज के लिए कि अगर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हैं तो आपको उसके लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और जिस पर्पस से आपने लिया है उस पर्पस पे ही इसका यूटिलाइजेशन कीजिए, अदरवाइज अच्छी खासी पेनल्टी लगा देंगे। सो ये बात समझ में आएगी। सो एनजीओ है मान लीजिएगा, अब इसको कहा गया कि आप किसी सोशल या इकोनॉमिक, सोशल है, इकोनॉमिक है, एजुकेशनल, हाँ, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो गई, ठीक है, सोशल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकता है। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जहां पर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। कौन? इंडिविजुअल्स, एसोसिएशंस, एनजीओज, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। बात याद रखना, सेक्शन 3 वाले लोगों को नहीं कह रहा हूं, वो लोग तो हट जाएंगे, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब अगर इन्होंने वायलेशन किया तो ऐसे केसेस में FCRA ने डेंजरस प्रोविजंस दे रखे हैं, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जी हां, जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट यहां बोल रहा हूं तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात कर रहा हूं, जी हां। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को देखने वाली जो मिनिस्ट्री है कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये क्या करेगी भाई? ये अपॉइंट करेगी इंस्पेक्टर को, मतलब एक पर्टिकुलर ऑफिसर को, जो इस केस के अंदर इंस्पेक्शन करेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है FCRA के एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस की वायलेशन हो रही है। और अगर हो रही है, जैसे सर वायलेशन का मतलब, जैसे आप मान लीजिएगा, अब जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको कि फॉरेन सोर्सेज से कोई आप आर्टिकल, और आर्टिकल जो आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, उसकी एक स्पेसिफाइड वैल्यू है, उस वैल्यू से अगर ज्यादा रिसीव किया है, और या जो आपने करेंसी रिसीव की है उसे किसी और पर्पस में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वायलेशन हो रहा है, कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है। ऐसे कॉन्ट्रावेंशन पे रेगुलेटरी एक्शन लिया जाएगा। उसके क्या प्रोसीजर्स हैं वो यहां डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये बातें तुम्हारा मॉड्यूल में जो बताया ना, ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक राइट मेथड ऑफ द स्टडी वो ये कहता है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। सो अगर उम्मीद कर रहा हूं जिन्होंने पहले पढ़ा उन्हें समझ में आ गया होगा बेसिक। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आइए सीधे चलते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स, इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स। अब आप सब समझ जाओ, जिन जिन लोगों ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया है उनका मैंडेटरी है उनको अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स के मेंटेन करना। भाई कब कब कितना फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया,
बात पकड़ में आ रहा है? कितना उन्हें यूटिलाइज किया है, कितना अनयूटिलाइज्ड है, इसका पूरा अकाउंट्स मेंटेन करना होता है। आइए देखते हैं। चैप्टर 5 ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 डील्स विद इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर। According to Section 23, if central government has for any reason to be recorded in writing any ground to suspect that any provision of this act has been or is being contravened by, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, any political party, और ये political party तो prohibited है पूरी तरीके से, बात पकड़ में आ रहा है? पार्टी prohibited है, इसको तो बोला ही नहीं है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, they can accept foreign hospitality, मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रिसीव कर सकती है। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब समझते हैं ना, कि मान लीजिएगा किसी कंट्री ने हमारी कंट्री के पॉलिटिकल पार्टी के किसी लीडर को भाई इनवाइट किया, अब जो यहाँ पे उसकी मेहमान नवाजी की जा रही है, वो थोड़ा कह देंगे भाई नहीं लेंगे, ठीक है सर, वो एक्सेप्ट की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर भी क्या कहता है, FCRA कहता है कि भाई अगर फॉरेन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अगर तुम रिसीव कर रहे हो कोई फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, उसका डिक्लेरेशन दो। और एडवांस में, अगर एडवांस में नहीं दे पाते हो, या वो कोई इमरजेंसी आई, ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना पड़ गया अचानक से, अब क्या करें सर, अब कैसे बताते हैं? सो आपको विद इन 30 डेज उसका इंटीमेशन देना पड़ता है। ये सारी बातें हैं। अगर आपने अगर कॉन्ट्रावेंट किया है तो छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात कर रहा हूं, सेक्शन 23, आई होप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जब बात कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, तो अमित शाह का नाम आपके माइंड में आ गया होगा, उनका नाम आपके माइंड में आ गया, उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। सो सेक्शन 23 क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? इंस्पेक्शन करवाएगा, और ये देखेगा कि अगर कॉन्ट्रावेंशन बाय पॉलिटिकल पार्टी, एनी पर्सन, एनी ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन अगर कर रहे हैं, सो इट मे बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर ऑथराइज एनी गैजेट ऑफिसर होल्डिंग अ ग्रेड पोस्ट 8 Group A post under the central government or such officer, authority, organization as a thing fit, hereafter inspecting officer to inspect any accounts record maintained by a political party, person, organization, or association, as the case may be. Thereupon, every such inspecting officer shall have a right to enter into in or upon any premise at a reasonable hours or before sunset, after sunrise, for the purpose of inspecting the said account or record. सेक्शन 23 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, मेरे साथ बोलो, पॉलिटिकल पार्टी, कोई पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन अगर कहीं से कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, तो इंस्पेक्टिंग जो अथॉरिटी है, जो ग्रुप यहाँ पे जो बोला जा रहा है ना, होल्डिंग अ ग्रुप ए पोस्ट, जनरली दे आर द IAS ऑफिसर्स ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। ये जनरली कौन होते हैं? IAS ऑफिसर्स होते हैं। सो ये लोग इंस्पेक्ट करेंगे, याद रहेगा क्या, उनके अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को। यहां एक बात जरूर कह दिया गया है, सनसेट से पहले एंड सनराइज के बाद, यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया इस बात को, ठीक है। फिर अगेन सेक्शन 23 के अंदर इन्होंने पता नहीं क्यों मॉड्यूल वालों ने वापस लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता, आगे देखते हैं, देखो आओ। अब 24 की तरफ जाते हैं, सीजर ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स। अब देखो लॉजिकली सोच के देखो, अपने माइंड में ना इमेजिन करो, 23 में एक रिकॉर्ड ऑर्डर आया, स्पेशल जनरल ऑर्डर आया कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कह रही है जाओ इंस्पेक्शन करना है। बंदा इंस्पेक्शन करने के लिए ऑफिसर हाजिर हो गया, ठीक है। अब वो इंस्पेक्शन कर रहा है, ध्यान सुनना, इंस्पेक्शन कर रहा है, इंस्पेक्शन किया और अब मिल गया यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन, मतलब जो भी आपने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव किया है वो अगेंस्ट दी एक्ट है, तो भाई वो क्या करेगा? सीज करेगा। अब सीज करके बैठा नहीं रहेगा, उसको एक्शन लेना पड़ेगा और उसके लिए वो कोर्ट जाना पड़ेगा। वही चीज सीखने वाले हैं, फटाफट से आओ। सेक्शन 24 कहता है, इफ आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स रेफर 23 इंस्पेक्टिंग ऑफिसर हैज एनी रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट एनी पर्सन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ relating to the foreign exchange has been or is being contravened, he may seize such accounts or records and produce the same before the court, authority or tribunal in which any proceedings brought for such contravention. सीधा सा काम। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये आ रही है, केस लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। Authorized officer shall return the such account or record to the person from whom it was seized if no proceedings is brought within 6 months from the date of such seizure for the contravention of disclosed by such account or records. सिंपल सी बात है, इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी ने इंस्पेक्ट किया, अकाउंट्स को सीज किया और रिकॉर्ड्स को सीज किया एंड 6 मंथ्स का पीरियड हो चुका है, तो भाई आपके लिए मैंडेटरी है कि उसको वापस कर दो जिन जिन से आपने इस रिकॉर्ड्स को लिया है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिविजुअल्स हैं,
या कोई एसोसिएशन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसको आपको वापस करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स। कब कह रहा है? लॉ कह रहा है, यहाँ पर लॉ की लैंग्वेज में लिखा हुआ विद इन 6 मंथ्स अगर आपने कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं करी। याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ऐसा ऐसा छोटे छोटे लाइन है ना, केस लॉ का क्वेश्चन सामने आता है, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है डिटेल में। क्लियर एकदम? क्लियर एकदम? ऑलराइट सर, ये वापस इन्होंने रिपीट किया यहाँ पर, शर्म नहीं मानेंगे तो रीड करके देख लेना, ऊपर बताया है यही सेम वापस रिपीट करा है, अब पता नहीं क्यों किया है। ठीक है, चलिए, सीजर ऑफ आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी। अब हमने पढ़ा फॉरेन कंट्रीब्यूशन, मतलब कोई भी फॉरेन सोर्स इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल सिक्योरिटी करेंसी हो सकता है। अब ये जो उसको इंस्पेक्शन का टाइम मिला, इंस्पेक्ट किया, अकाउंट चेक किया, रिकॉर्ड चेक किया, कॉन्ट्रावेंशन पाया, अब जो आर्टिकल है करेंसी है या फिर सिक्योरिटी है, इसे क्या किया जाएगा? सीज किया जाएगा सेक्शन 25 के अंदर। तो 23 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, 24 में इन्होंने इंस्पेक्शन किया और सीज किया अकाउंट्स को, रिकॉर्ड्स को, और 25 में आर्टिकल सिक्योरिटी और करेंसी को देखेंगे। आओ, if any gazette officer authorized by the central government by general special order has reason to believe that any person has in his possession or control by article exceeding the value specified in the section 2 subsection 1 clause as clause 1 or currency or security whether Indian or foreign in relation to which any provision of this act has been or is being contravened he may seize such article or currency or security। ऑलराइट, चलिए, सो 25 में क्या करना है? सेक्शन 25 के अंदर क्या करेगा? वो आर्टिकल सिक्योरिटी या करेंसी को सीज कर देगा। अब देखो, ध्यान से देखना, अब तुमको रट्टा नहीं मार रहा है इसमें, बिल्कुल भी ध्यान समझो। 23 में हमने ऑर्डर मिला, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा, इंस्पेक्शन करवाया। 24 में यहाँ पर सीज कर रहा है अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को। फिर यहाँ पर सीज करने के बाद में ऑफकोर्स आर्टिकल्स हैं, करेंसी है या कोई भी या ना सिक्योरिटी है, तो 25 में उनको वो यहाँ पर सीज कर रहा है। अब लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ से स्टार्ट होने वाली, ध्यान सुनना, एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। डिस्पोजल ऑफ सीज आर्टिकल करेंसी और सिक्योरिटी, और डिस्पोजल विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ही होगा, ऐसा डिस्पोजल नहीं हो जाएगा। मतलब अब सोच के देखिएगा, कोई आर्टिकल है जहां पर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये एक सेंसिटिव इन नेचर है ना, इसको डिस्पोज ऑफ करना टाइमली ठीक रहेगा, ठीक है। सो ऐसे केसेस में एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा सेक्शन 26 के अंदर। और देखते हैं, disposal of seized article currency or security according to section 26 subsection 1, central government having regard to the value of article currency or security, their vulnerability of to theft, लगता है कि भैया ये भी डर है theft का, any relevant consideration by notification specify the article currency or security which shall as soon as may be after their seizure be disposed of by such officer and in such manner as the central government may from time to time determine after following the procedure hereinafter specified। Let's understand it। सबसेक्शन 2 26 सबसेक्शन 2 कहता है, देखो, आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी सी शैल बी फॉरवर्डेड विदाउट अननेसेसरी डिले टू द सच ऑफिसर एज मे बी स्पेसिफाइड। सबसे पहले ही एक ऑफिसर के पास जाएगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस ऑफिसर को अपॉइंट किया होगा, वो ऑफिसर क्या करेगा, इस पे अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। जो आर्टिकल है, करेंसी है या सिक्योरिटी है, उसकी वो प्रॉपर रिपोर्ट बनाएगा, उसकी कितनी क्वांटिटी है, अगर कोई आर्टिकल है उसकी कितनी वैल्यू है, उसको प्रिपेयर करेगा और प्रॉपर रिपोर्ट प्रिपेयर करके फिर आगे वो मजिस्ट्रेट को देगा। देखो, where any article currency security has been seized forwarded to the officer under subsection 1 shall prepare an inventory of such article currency security containing such details relating to their description, value, other identifying particulars as referred to that subsection may consider relevant to the identity of the article or currency of security, make an application to any magistrate for the purpose of certifying the correctness of the inventory so prepared। सर ये कैसे याद करूंगा सर, मैं नींद आ रही है। अरे नींद गई तुम्हारी पहाड़ में, तुम ध्यान से सुनो। सेक्शन 26 के अंदर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, ध्यान सुनो मेरे साथ, बोलो वापस, क्या फॉलो कर रहे हैं? प्रोसीजर, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी या आर्टिकल या फिर करेंसी। यहां पर गवर्नमेंट को लगता है कि चोरी हो सकता है भाई, खराब हो सकता है, ठीक है, या उसका वैल्यू डिमिनिश हो सकता है, खत्म हो सकता है, इसलिए उसको डिस्पोज ऑफ कर रहा है। तो इसके लिए भी कंसर्न ऑफिसर है जिसको वो सेंड करेगा, मतलब ये डिलीवर किया जाएगा। वो ऑफिसर जो है, सबसेक्शन याद रखिए जो हमने 2 के अंदर बात किया, वो ऑफिसर उसकी इन्वेंटरी प्रिपेयर करेगा, मतलब आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, आइडेंटिटी करना, प्रॉपर रिकॉर्ड करेगा। फिर जो जुडिक्शन के अकॉर्डिंग नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसको, मतलब जुडिक्शन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, उसको भेजा जाएगा ताकि वो करेक्टनेस चेक कर सके रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेंट्री। ठीक है सर, फिर क्या होगा? देखो आओ, देखो
अब आता है सेक्शन 4, where an application is made under section 2, the magistrate shall as soon as may be allow such application। मतलब जो यहाँ पर ऑफिसर जिसने रिपोर्ट प्रिपेयर करी है वो किसको एप्लीकेशन देगा? मजिस्ट्रेट को, कि भैया ये इन्वेंट्री हमने मतलब जो सीज की गई है उसे डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, आप इसे परमिट करें। तो वो करेक्टनेस से करेगा। एंड नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी 973, एवरी कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्रीट द इन्वेंट्री एज सर्टिफाइड मजिस्ट्रेट एज अ प्राइमरी एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस। अभी इंपॉर्टेंट बात है, इसको काम इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जामिनर्स। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि भैया जो यहाँ इन्वेंट्री कलेक्ट किया गया है क्या एज अ प्राइमरी एविडेंस ट्रीट किया सकता है, जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट या सीआरपीसी है वो मना करता है, बोला नहीं भाड़ में जाए। यहाँ पर एफसीआरए के अंदर जो इन्वेंट्री रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल्स करेंसी सिक्योरिटी बाय द ऑफिसर, उसे जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है वो एज अ प्राइमरी एविडेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। एंड सबसेक्शन 6 कहता है एवरी ऑफिसर एक्टिंग अंडर सेक्शन 3 शैल फॉरवर्ड report a seizure to the court of session assistant session judge having jurisdiction for adjudicating the confiscation under section 29। अब शान सुनना, मजिस्ट्रेट जो है ना भाई, मजिस्ट्रेट तो करेक्टनेस दे रहा है। फिर सुनना वापस, मजिस्ट्रेट क्या दे रहा है? करेक्टनेस ऑफ द इन्वेंट्री। बात पकड़ में आ रहा है? अब लेकिन जब हम बोलेंगे कॉन्फिकेशन की बात करेंगे, जब्ती की जा रही है, समझना कॉन्फिकेशन मतलब क्या है? जब्ती की जा रही है। ऐसे केसेस में कौन सेशन जज या नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सेशन जज वो यहां पर एडजुडिकेशन करेगा। फिर समझना, सेक्शन 29 में बताऊंगा क्या कह रहे हैं सर। जो यहां पर इन्वेंट्री रेडी की गई, जिस इन्वेंट्री मतलब बनाने का मतलब इन्वेंट्री बनाने का मतलब रिकॉर्ड प्रिपेयर किया गया आर्टिकल का, करेंसी का, सिक्योरिटी का, उसको करेक्टनेस के लिए तो मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया और वहां से वो एज अ प्राइमरी एविडेंस ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इस पे अब जब कॉन्फिकेशन को लेकर रिगार्डिंग एडजुडिकेशन की जाएगी तो वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सेशन जज के ही से पास ही की जाएगी। आओ सीजर टू बी मेड इन अकॉर्डिंग टू द एक्ट, कहता जी एफसीआरए के अकॉर्डिंग ही सीजर चलेगा। इतना अच्छा याद रखना है, इसमें और बुद्धि नहीं लगानी है। और क्योंकि अब इसमें हम पूरा का पूरा क्या करने वाले हैं? प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं। अब आपको एक मजे की बात बताऊं, देखो सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है? अगर आपने एक मूवी थी रेड आपने अजय देवगन की, अगर आपने वो देखी है ना, तो ये प्रोसीजर आपके लिए एकदम बच्चा है, क्योंकि वो आपने सब कुछ देख लिया। वो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेंशन किया हुआ है, ऑलमोस्ट उसी तरह से ही यहाँ पर वो प्रोसीजर बताया गया है। जैसे रेड के दौरान में जो जो स्टेप्स लिए जाते हैं, मतलब कि कैसे सीज किया जाएगा, ठीक है, किस टाइम पे किया जा सकता है ना, और किन चीजों का विदाउट डिस्टर्ब कर कि आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो सारी एस्पेक्ट्स क्या क्या इन्वेस्ट करेंगे, थॉरल इन्वेस्टिगेशन चलेगा, वो सारी एस्पेक्ट्स यहाँ पर कवर की गई है। सो एक बार फटाफट से हम इसे गो थ्रू करते हैं। देखो प्रोसीजर ऑफ सर्च इन सीआरपीसी डिटेल्स एज फॉलो। एटलीस्ट 2 रेस्पेक्टेबल विटनेसेस ऑफ लोकेलिटी शैल बी आस्क्ड टू द प्रेजेंट एट द सर्च। जिस भी लोकेलिटी में है, जैसे उस मूवी में दिखाया गया था कि एक स्कूल के प्रिंसिपल को और कोई रेपुटेड पर्सन थे कि भाई ठीक है, सर्च करने से पहले उनको 2 को बुला लीजिए। अब जैसे अज्यूम कीजिएगा आप एक सर्च टीम है, आप जा रही हैं सर्च करने, तो आपका पहला जॉब क्या होगा कि आप जहां पे इंस्पेक्ट करने वाले हैं, मतलब ऑफ कोर्स सर्च करने वाले हैं, वहां पर आप उस लोकेलिटी के कोई भी 2 रेपुटेड पर्सन बुलाएंगे, क्योंकि वो एज अ विटनेस होंगे कि उनके सामने ये सर्च किया जा रहा है। ठीक है, बात पकड़ में आ रहा है? तो पहला कह रहा है एटलीस्ट 2 रेस्पेक्टेबल विटनेसेस ऑफ द लोकेलिटी, ये याद रखेंगे हम। ठीक है, अभी स्टार्ट मत कर देना, सर्च करने से पहले बुलाना है। ठीक है, द सर्च शैल बी कंडक्टेड इन देयर प्रेजेंस एंड द लिस्ट ऑफ थिंग्स सीज्ड शुड बी सेंड बाय द विटनेसेस। अब आपने डिफरेंट आर्टिकल्स देखे, आर्टिकल्स आपने कलेक्ट किए और उनके सामने ही ये सर्च हो रहा है। अब जो सर्च करने के बाद रिपोर्ट लिस्ट प्रिपेयर किया गया है, उनसे साइन करवाई जाएगी, ताकि वो भी इंश्योर करे कि हाँ ये सारे आर्टिकल्स हमारे सामने सर्च किए गए थे और इनकी लिस्ट हमने चेक कर ली और उनके सामने साइन किए, विटनेसेस हो गए। सो एटलीस्ट 2 विटनेसेस होने चाहिए और सर्च शैल बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ सच विटनेसेस एंड साइंड बाय द लिस्ट ऑफ सर्च होगी साइंड बाय द विटनेसेस। Occupant of the place or his representative shall be allowed to be present during the search and copy of search list signed by the witnesses shall be given to him। जी हाँ, अब जो भी यहाँ पर जो ऑफ कोर्स जिसके यहाँ पे ऑक्यूपेंट प्रोमाइसेस है, जो ऑनर ऑफ द प्रोमाइसेस है, उसको भी वो कॉपी दी जाती है। ये बहुत सिंपल सी बात है। When any person is searched under section 3 of section 100 of CRPC, a copy of the list of things taken possession of shall be given to him। Before the commencement of the search, person of the police officer and witness should be searched so
that there may not be suspicious of something extraneous being planted in a house or the place to be searched, ताकि ये भाई पुलिस ऑफिसर सेंस तो नेसेसरी है, समझेगा, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी मिस हैपनिंग ना हो सके, इसलिए the law does not require search under CRPC to be made only by daylight, ठीक है, CRPC तो ऐसा मैंडेटरी नहीं करता है, but normally daylight should be avoided if information received after thus initiating the immediate search of the house. If it is apprehended that delay will daybreak the might result in evidence being concealed or destroyed, the house should be sealed and guarded, and if that is not possible, search should be conducted during the night itself. तो यूजली तो नाइट को मना किया जाता है, लेकिन अगर ये बात लगती है कि अगर आपने डिले किया सर्च करने में तो जो भी एविडेंसेस है वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। सो और डिस्ट्रॉय किया सकते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हाउस को आप सील कर लीजिएगा और सिक्योरिटी वहां पर तैनात कर लीजिएगा, मतलब गार्डेड। लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप नाइट में ही सर्च स्टार्ट कर दीजिएगा। अब अगर एग्जामिनर का मन थोड़ा खट्टा मीठा सा हुआ तो वो इस पे ही आपके लिए क्वेश्चन बना देगा सर्च से रिगार्डिंग, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान से रखना है हमको माइंड में। Before entering the premises to be searched, exterior of the place shall be inspected to see whether the facility exists for introducing the property from house, कि जो सामान हम अंदर से बाहर ले जाने वाले हैं वो पॉसिबल है नहीं है, ठीक है। And such must be systematic and thorough. Women should be allowed to withdraw. Women को आप हटा सकते हैं, ठीक है। Indiscriminate search and damage to the property should be avoided, ताकि तोड़ फोड़ ना करें, चीजों का कोशिश करें कि अवॉइड करें। अच्छा ये मैं कह रहा हूँ ना, अभी ये मैंडेटरी भी नहीं है कि सर जाके पहले हम लोग रेड मूवी देखेंगे और फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे, तो हम वैसे भी पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। बट मैंने कहा जिन लोगों ने देखी है ना उन लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। A search list shall be prepared on the completion of search in a cut and duplicate, all copies being signed by the police officer making search and witnesses to the search. One copy handed over to the owner occupant of the house, second copy जाएगा मजिस्ट्रेट को, थर्ड कॉपी जाएगा हमारे केस डायरी जो सुपीरियर ऑफिसर जो होता है ऑफ द जोन, एंड फोर्थ कॉपी किसको जाएगा, स्टेशन रिकॉर्ड, मतलब जो जिस जुरिडिक्शन में सर्च चल रहा है उस जुरिडिक्शन में जो ऑफिस से पुलिस स्टेशन आता है उसके रिकॉर्ड में जाएगा। अब ये जो सेक्शन 27 के अंदर हमने ना प्रिजर्व देखा यहाँ पे, मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसको आप रट्टा मार के जाएं, सिर्फ नॉर्मली रीड करना है, आइडिया लग जाए। मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि आप उसको रटने बैठेंगे ना परेशान होंगे। आप जर्नली सोच के देखिएगा वैसे ही कि यार विटनेसेस सही होंगे तो पहले विटनेसेस बुलाने, विटनेसेस साइन करेंगे तो सामने विटनेसेस सामने ही यू नो व्हाट सर्च की जाएगी। जो ऑक्यूपेंट है ना, जो जिसके प्रीमाइसेस पे सर्च की जा रही है उसको भी भैया लिस्ट पकड़ाई जाएगी, ठीक है। ऐसे आप जर्नली सोच के देखिएगा, आपको अपने आप पॉइंट्स बनते चल जाएंगे, इसलिए सिर्फ इसको समझना है। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं एक बार। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी ऑब्टेन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। अब सेक्शन 28 कहता है अच्छा जो आर्टिकल तुमने कॉन्ट्रावीन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वापस से अगेन जिस पर्पस से दिया था उस पर्पस में इस्तेमाल नहीं किए हो, या जो अलाउड नहीं है उस पर्पस पे इस्तेमाल कर रहे हो। अकॉर्डिंग सेक्शन 28, एनी आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी व्हिच इज सीज्ड अंडर सेक्शन 25 shall be liable to be confiscation if articles currency security has been adjudged under section 29। और 29 क्या कहता है, अब वही सीखते हैं। आओ देखो, adjudication of confiscation, आओ देखो। According to section 29 section 1, any confiscation referred to in section 28 may be adjudged without limit by the session court within the local limits of whose jurisdiction the seize was made। Without limit का means यहाँ पे we are talking about the amount or the value of the articles or currency or security, and subject to the limits as may be prescribed by such officer not below the rank of assistant session judge as central government by notification of the official gazette। मतलब कितने अमाउंट तक की वैल्यू को असिस्टेंट सेशन जज हेयर करेंगे, बात पकड़ में आ रहा है। एंड अगर बात करेंगे सेशन जज की तो वहां पर कोई लिमिट नहीं दिया गया, ठीक है, पूरा ठीक है, क्योंकि यहां पर अपन समझ में आ रहा है जो हमने 28 में यहां पर कॉन्फिगरेशन किया है उस पर एडजुडिकेशन किया जा रहा है। Now, subsection 2 कहता है when an adjudication under subsection 1 is concluded by the court of session or assistant judge, the session judge or assistant session judge may make an order herein for it for the disposal by confiscation, delivery of seized article, currency, security, as the case may be, to any person claiming to be entitled to possession thereof or otherwise, which has been used for the commission of offence under this act। सिंपल सी बात है, कॉन्फिगरेशन किया और कॉन्फिगरेशन के बाद में सेशन जज या फिर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सेशन जज क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं, ऑर्डर पास कर सकते हैं क्या भाई, डिस्पोज ऑफ करने का।
एंड सेक्शन 29 कहता है डीलिंग विद द एडजुडिकेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन प्रोवाइड्स दैट एनी कॉन्फिगरेशन आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी व्हिच इज seized may be adjudged without limit by a court of session within the local limits of jurisdiction the seizure was made, subject to such limits as may be prescribed by such officer not below the rank of assistant session. मतलब लेकिन असिस्टेंट सेशन जज से बिलो नहीं होना है, वहां लिमिट प्रिस्क्राइब कर सकता है, वैल्यू कह रहा हूं बार बार, वैल्यू को प्रिस्क्राइब कर सकता है. ऑलराइट सर. सेक्शन 30 कहता है प्रोवाइड्स दैट नो ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन शैल बी मेड अनलेस अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट सच कॉन्फिगरेशन हैज बीन गिवन टू द पर्सन फ्रॉम हुम. ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना तो मैंडेटरी भाई, नेचुरली है भाई, है ना, ये देना है, इस केस में देना है, हर केस में देना पड़े ऐसा मैंडेटरी नहीं होता. चलो अब आदमी को लगता है भैया मैं परेशान, सेशन जज ने, सेशन कोर्ट ने मेरे खिलाफ दे दिया, सीज कर दिया, मतलब सॉरी कॉन्फिगरेशन का ऑर्डर पास कर दिया, है ना, अभी मेरे अगेंस्ट चला गया, तो और मैं एक इनोसेंट पर्सन हूं, आई फील एग्रीव्ड, नाउ आई विल अप्रोच अगेंस्ट द सेशन कोर्ट. कहां जाऊंगा? हाई कोर्ट जाऊंगा. बात पकड़ में आ रहा है. और अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर ने किया है तो ऑफ कोर्स मैं सेशन कोर्ट जाऊंगा. अपील का प्रोसेस समझेगा. अपील कितने टाइम में कर सकते हैं? विद इन 1 मंथ का टाइम मिल रहा है आपको, ठीक है. लेकिन अगर आपको लगता है कि आप 1 मंथ में नहीं कर पाए और आपके पास कुछ जस्टिफाइड ग्राउंड है और कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है तो आपको 1 महीने का और टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा. मतलब 1 महीने का अपील करना टाइम तो मिला है, 1 महीने का और मिल जाता है अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है. लेकिन उससे आगे नहीं, 1 महीना खेलते रहो. सेक्शन 31 कहता है डील्स विद द अपील and provides that any person agreed by order made under section 29 he may prefer an appeal where order has been made by the court of session to the high court जाएगी appeal which court is subordinate where order has been made by an officer specified. तो किसी ऑफिसर ने किया तो कोर्ट ऑफ सेशन जाओ with the local limits of whose jurisdiction such order of the adjudication of confirmation was made within 1 month. नाम रखना within 1 month. All right, communication to such person of the order. Now further, appellant court may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring an appeal within a set period of 1 month, allow such appeal preferred for the period of 1 month, but not thereafter. Maximum भैया आपको भी कोर्ट देखेगा कि अगर कोई सफिशिएंट रीजन है तब. बात पकड़ में आ रहा, सफिशिएंट रीजन है कि लिमिटेशन पीरियड था 1 महीने का, नहीं कर पाए उस लिमिटेशन पीरियड में, तो सफिशिएंट ग्राउंड की बेसिस पर आपको 1 महीने का एक्सटेंशन और मिल सकती है. इंपॉर्टेंट है, पता है तुमको. अक्सर केसेस हैं हार जीत के फैसले कर देते हैं. कोर्ट अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ठीक है, अपील तुम्हारी एंटरटेन नहीं करेगा, जाओ निकलो यहाँ से. फिर सो ऐसे केसेस में बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ठीक है. पेनल्टी एंड पनिशमेंट. अब बड़ा मजे का खेल आने वाला है, हमसे देखो सेक्शन 34 क्या कहता है. prescribe for penalty on any person on whom any prohibitory order has been served. prohibitory order का मतलब क्या है कि भैया कोर्ट ने कहा कि किसी आर्टिकल को या सिक्योरिटी को या करेंसी को आप अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाँ, और उसके जानने के बावजूद भी उस आर्टिकल को, सिक्योरिटी को, करेंसी को इस्तेमाल किया जा रहा है जो पर्सन है उसके थ्रू, तो फिर यहाँ पर उसको बड़ी ही प्रेम से पेनल्टी लगाया जाएगा. क्या कह रहा है अंडर सेक्शन 10 पेज डिलीवर ट्रांसफर अदरवाइज डील इन व्हाटएवर एनी आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी whether Indian or foreign in contravention of such prohibitory order shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine with both. The court trying such contravention may also impose on a person convicted an additional fine equivalent to the market value of the additional fine, बता रहा हूँ, additional fine equivalent to the market value of article or amount of the currency or security in respect of which the prohibitory order has been contravened. अब prohibitory का मतलब यहाँ समझ में आ रहा है, आर्टिकल्स के साथ डील नहीं करोगे, सिक्योरिटी के साथ डील नहीं करोगे और फिर भी तुम डील कर रहे हो तो भैया फिर अप टू 3 years तक की पनिशमेंट हो सकती है. मतलब इम्प्रिजमेंट, फाइन तो छोड़ेंगे ही नहीं ना. अब इक्विवेलेंट अमाउंट तो बोल ही रहा है, मार्केट वैल्यू तक का एडिशनल फाइन है. ऑलराइट, सेक्शन 35 कहता है प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 years. ओह माय गॉड. और विद फाइन विद बोथ एक्सेप्टिंग और असिस्टिंग एनी पर्सन. इंपॉर्टेंट है वाला, वैसे तो मैं तुम्हें बताऊं दोनों इंपॉर्टेंट है. assisting any person, political party, organization accepting of foreign contribution, any foreign currency, security from foreign source, in contravention of any provision of this act or rules made, of course. अब बताया था ना आपको, political parties हैं, ठीक है, candidate for elections हैं, member of legislatures हैं, या broadcast companies हैं, है ना, या कोई journalist है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, ये प्रोहिबिटेड है, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन. और कर लिया तो फिर ये सेक्शन 35 की पनिशमेंट भी लेके जाओ. या किसी को असिस्ट कर रहे हो तब भी पता लगा कि पॉलिटिकल पार्टी है तो बोला पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं ले सकता है, आप ले रहे हो लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी को प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये कर रहे हो, ये भी वायलेशन हो गया.
ऑफेंसेस बाय कंपनीज, यार वही सेम बात है, आओ देखो फिर भी रिपीट करते हैं एक बार। सेक्शन 39 कहता है डील्स विद ऑफेंसेस बाय कंपनीज प्रोवाइड्स दैट व्हेन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वाज कमिटेड वाज इन चार्ज ऑफ और वाज रिस्पांसिबल टू द कंपनी फॉर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। अब कौन रिस्पांसिबल, जो कॉन्ट्रैक्शन टाइम पे था, कौन, अगर कोई डायरेक्टर था और ड्यूरिंग हिज टेन्योर वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वो लायबल है उसके लिए। As the company, he shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to proceed against the and punish accordingly. However, such person shall not be liable any punishment if he proves that offence was committed without his knowledge and he exercised due diligence to prevent the commission. पर इसको ऐसे मत मान लेना, अभी रिसेंट केस भी डिस्कस किया था। अभी कोई डायरेक्टर है, अभी एमडी वाला केस याद है, एमडी कंपनी में है ना कि फेमा एक्ट के वायलेशंस हो रही हैं और एमडी कह रहा है मुझे पता ही नहीं था। भाई कैसे नहीं पता था, तुम तो रेगुलर कंपनी के अफेयर्स चेक कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, देखने के बाद भी तुम नहीं कहोगे कि तुम्हें नहीं पता था, ये कैसे हो सकता है। Further, in case of offence has been committed by a company, it is proved that offence has been committed with the consent or connivance or attributed to any negligence on the part of the director, manager, secretary. This officer or company and director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of the offence. मतलब समझ में आ रहा है भाई? सुनो एक बात सुनो ध्यान से, कंपनी है ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, डायरेक्टर्स को नहीं पता होगा, डायरेक्टर्स को नहीं पता होगा, पता होगा, उनकी मीटिंग हो रही है, कंसिडर किया जा रहा है और कोई डायरेक्टर बोल रहा है नहीं मेरे को तो नहीं पता। अरे भाई कैसे नहीं पता, आप लायबल होंगे, आपकी ड्यूटी बनती है ना, यू हैव टू प्रूव इन द कोर्ट। आओ कंपोजिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। अब कंपोजिशन का मतलब क्या कहता है, ध्यान सुनना पहले एक बार फटाफट से, ताकि एक बार ये बात रीड में खत्म हो जाए। रीड करते ही देखो, कंपोजिशन का मतलब होता है कि भैया आपने एक्सेप्ट कर लिया कि सॉरी अंकल मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो ऐसे केसेस में अगर कोई भी, देखो ध्यान सुनना, अगर किसी मामले में इम्प्रिजनमेंट ही है, सिर्फ लिखा हुआ है इम्प्रिजनमेंट ओनली, मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोविजन की कॉन्ट्रावेंशन करी है, उसमें जेल ही लिखा हुआ है कि जेल ही होना है, या जेल एंड फाइन एक साथ लिखा हुआ है, दोनों बातें एक साथ हैं, तो वो कंपोजिशन नहीं हो सकता है, मतलब वहां माफी नहीं मिलने वाली है। माफी का मतलब पेनल्टी तो देना पड़ेगा पर जेल नहीं होगा। ऐसे केसेस में जहां पर इम्प्रिजनमेंट ओनली या इम्प्रिजनमेंट इन फाइन है, वहां कंपोजिशन नहीं होता है, मतलब आपको माफी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर सिर्फ क्या लिखा हुआ है इम्प्रिजनमेंट और फाइन के केस में आपको माफी दी जा सकती है। आओ सीख लेते हैं, ये एक सिंपल सा फंडा तुम्हें बताया, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। प्रोवाइड्स दैट सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट कहता है committed by individual association officer employee of not being an offense punishable with imprisonment only। अगर imprisonment ही है उसके अंदर तो नहीं हो सकता कुछ। may before the institution of any prosecution, ये भी कहता है कि किसी कोर्ट या कचहरी में भैया मामला मुद्दा शुरू होने से पहले be compounded by such officer authorities for the sum as central government may by notification of official gate। कंपाउंड हो जाएगा मतलब ठीक है, आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, पेनल्टी का पे कीजिएगा, प्रोवाइडेड आप ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो उसको एडवाइस नहीं करते, क्योंकि आपने कंपाउंड पे जा रहे हैं, है ना, आप कंपाउंड पे जा रहे हैं और आप जानते हो जाना तो ठीक है, लेकिन आप नहीं किया है फिर भी आप कंपाउंड करवा रहे हैं, तो आप गिल्टी एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात की। सेक्शन 41 सेक्शन 2 कहता है प्रोवाइड्स दैट एनी सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस कमिटेड आफ्टर एक्सपायरी पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच द ऑफेंस वाज प्रीवियसली कंपाउंडेड शैल बी डीम्ड टू ए फर्स्ट ऑफेंस। ये इंपॉर्टेंट है केस लॉ के लिए, मतलब 3 साल पहले कोई अगर कंपाउंड हुआ था, ठीक है, उसके बाद 3 साल के बाद अगर कोई ऑफेंस है फिर उसे कंपाउंड किया जा रहा है तो उसे फर्स्ट कंपाउंड माना जाएगा। सब्सिक्वेंट मतलब सेकंड नहीं बोलेंगे, उसे फर्स्ट ही ट्रीट करेंगे। Every officer or authority shall exercise the power to compound an offence subject to the directions, control and supervision of the central government. Every application for the compounding of an offence shall be made to the officer or authority in section 1 in such form and manner along with the fee as may be prescribed. Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no person shall be instituted in relation to such offence against the offender in relation to whom the offence is so compounded. ये भी important है, पूरा पैराग्राफ important है, समझो। बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, कंपाउंडिंग कब करना है, मान लीजिए कोर्ट में मामला चला गया है ना, अब कंपाउंडिंग होगा नहीं, अब कोर्ट हियरिंग कर रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन से पहले कंपाउंड हो सकता है बाय द ऑफिसर। हाँ, अगर ये कंपाउंड हो गया तो अब इस बंदे के खिलाफ क्या नहीं हो सकती, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि आपने कंपाउंड कर दिया है। बात पकड़ में आ रहा है? हाँ, कंपाउंड भी वैलिड होना चाहिए। अब कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो कंपाउंडिंग भी वैलिड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी मैटर में इम्प्रिजनमेंट ओनली लिखा हुआ है, उसको कंपाउंड कर दिया तो कंपाउंड ही नहीं होगा वो। बात पकड़ में आ रहा है? ये चीज समझ में आई? कंपाउंड भी कब होगा, जब उसमें इम्प्रिजनमेंट ना हो। क्लियर? थैंक यू। आओ
Every officer authority while dealing with an application for compounding an offence for default in compliance with any provision of this act, which requires by individual association officer employed to obtain the permission of file or register with, deliver, send to central government, may prescribe any return, accounts or documents, may direct by order if he thinks fit to do so any individual association or officer employed to file register with such return, accounts, other documents within such time specified in this order. मतलब कंपाउंडिंग करने के बाद में भी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऑफिसर कहेगा कि भैया कोई रिटर्न है, कोई रजिस्टर्स हैं, फाइलिंग्स करनी है, और कंपाउंडिंग के दौरान हम ये कह रहे हैं कि कंपाउंड भी हो जाएगा और आपको विद इन 30 डेज जो भी टाइम मेंशन किया जाएगा उसमें आप वो डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड भी करेंगे, और ये बंदा उसको डिलीवर या ट्रांसफर करने के लिए भी रेडी कर रहा है। कोई भी रिटर्न है, रजिस्टर है, फाइल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, तो एक प्रॉपरली कंपाउंड माना जाएगा। ठीक है, कंपाउंड में ये नहीं कि पैसा ले लिया, इन्फॉर्मेशन तुम्हें देनी थी वो तुमने दी नहीं। ऑलराइट, अच्छा अब एक है ना कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, आजकल बड़ा जबरदस्त चला पड़ा है इन दिनों क्लासेस में हमारी, कभी कोई सी क्लास कभी कोई सी क्लास में लगातार आ रहा है। सो इसके अंदर मैं सिर्फ आपको सेक्शन 3 और 4 की डेफिनेशन में बताऊंगा। तो जिन स्टूडेंट्स को कहता कि हाय अल्लाह सारी पेपर कहाँ से दिया था आपने चैप्टर 9 का, अरे भाई कॉन्सेप्ट सब पता होना चाहिए, बट कुछ यहाँ पर चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ फटाफट। चिंता मत करो, इस सेशन में नहीं कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट सेशन के लिए रहेगा। आज का सेशन ये वाला कंप्लीट कीजिएगा, और जिन जिन लोगों ने अभी तक अपना टेस्ट कॉपी सबमिट नहीं किया है आज के टेस्ट का, भाई सबमिट करो। तुम्हारी कॉपी एग्जामिन होगी तभी तो तुमको बताएंगे कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। और जो स्टूडेंट यही सोच के बैठे हुए हैं कि सीधा जाके एग्जाम में परफॉर्म कर देंगे, तो मेरी प्रेयर तो ये है कि भाई तुम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कई बार ये होता है कि आप लास्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मतलब एग्जाम में जाके सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहीं जाके लिखने की कोशिश करते हैं, तो आपको फिर आईसीएस 6 महीने का टाइम और दे देता है। आप समझ गए ना मेरी बात को? सो अभी मेहनत कीजिएगा, अभी लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी कॉपीज एग्जाम में करवाइएगा। गुड बाय, टेक केयर।